हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी सही से कर रहे होंगे। इस वाले वीडियो में हम चैप्टर 5 को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 आखिर है क्या? तो इसमें हम मेनली इसमें जो बता रहा है कि भाई हमने पहले आपको ये बता चुके हैं कि जेंडर और क्या कहते हैं, बाकी चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है जेंडर में एंड सो ऑन, इस सब चीज़ों के बारे में बता। जैसे जेंडर, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, जेंडर प्रिजुडिस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जो अदर टर्म है उसके बारे में हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ लिया है, ये कह रहा है यहाँ पे। अब हम कुछ अलग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वी नाउ टर्न आवर अटेंशन डेवलप इनसाइट इनटू अप्रोच। तो हम क्या है यहाँ पे कहने की कोशिश यही है कि हम थ्योरी के बारे में जानते हैं कि आखिर थ्योरी क्या होता है, ठीक है ना। थ्योरी क्या करता है? तो थ्योरी हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस दैट वी ऑब्जर्व इन डिफरेंट जेंडर्स विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज। तो वैसे तो हमने पहले भी इस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था कि क्या मतलब, जैसे हम थ्योरीज़ के बारे में ये जानते हैं कि थ्योरीज़ क्या करता है, ठीक है। जो हमने पीछे मतलब थ्योरीज़ देखी है तो क्या करता है कि हमें जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, जो ऑब्ज़र्व किया गया है उसके अनुसार हमें बताता है, ठीक है ना। जो डिफरेंट जेंडर में ऑब्ज़र्व किया गया उस चीज़ को बताता है हमें साइकोलॉजिकल थ्योरीज़, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि थ्योरीज़ और क्या करता है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है ना, कि थ्योरीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें क्या कहते हैं, जो इकट्ठा किया गया डाटा है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देता है और एक अलग ही चीज़ वो प्रस्तुत करता है, जिससे वो गलत भी हो सकता है वो चीज़, वो जो ऑब्ज़र्व किया गया या जो अनुभव किया गया है, जो अनुमान लगाया गया है, वो चीज़ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। अब नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसमें कुछ लॉ होते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्रेविटी है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। और जो भी है अर्थ मतलब जो भी लॉ होते हैं, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, गति जिसको कहते हैं, और थर्मोडायनेमिक, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड सो ऑन। तो इन सब लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये वेयर इन सोशल साइंस दैट इन्वॉल्व ह्यूमंस, थ्योरीज आर मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑफ वेरी डायनेमिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, दिस रिजल्ट लार्ज फ्रॉम द इनएक्टिव द ह्यूमन बिहेवियर। कहने का क्या मतलब है कि जो ये हमारा थ्योरीज़ है, इन थ्योरीज़ में जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, ये जो थ्योरी होती है, जैसे राष्ट्र में मतलब युद्ध हो रहा है या गरीबी है, ठीक है ना, या भेदभाव है या अपराध है या लिंग है मतलब जेंडर है, जाति है, कास्ट है, वर्ग है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर मतलब क्या प्रभाव पड़ा है, क्या उसका क्या कहते हैं, व्यवहार क्या है मानव का इस सब के प्रति, इस सब चीज़ों के बारे में हमें ये जो थ्योरीज़ है ये हमें बताती है, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो थ्योरीज़ है, ठीक है ना, हमारे मानव व्यवहार की जो भी है मतलब व्याख्या करती है, हम कह सकते हैं, ठीक है ना, भविष्यवाणी भी करती है, ठीक है। और हमें समझाने की मतलब या हमें समझने की आवश्यकता यह है कि जो जितने भी सिद्धांत है या थ्योरी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही हो, ठीक है ना, झूठ भी हो सकते हैं। तो थ्योरीज़ मेनली हमें इस सब चीज़ों के बारे में समझाने में मदद करता है। वही इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि मोर ऑफ्टन देन नॉट थ्योरीज आर बैक्ड अप द एम्पेरिकल एविडेंस दैट डज एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर येट नॉट ऑलवेज। तो कहने का मतलब वही है कि जो थ्योरी है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। और ये एक ऑब्ज़र्व किया गया क्या होता है कि एक मतलब डाटा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे समझ सकते हैं, कह रहा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि आखिर क्या लिखा है इस बॉक्स में। तो पहला कह रहा है कि पिक वन डे, ठीक है ना, एक ऐसा दिन आप चुनो
इसमें एक्टिविटी दैट यू कैरी, मतलब जिसमें क्या है कि लिंग के वजह से आपको ये काम करना पड़ा हो या कर मतलब जो भी है। तो कैन यू आइडेंटिफाई एनी टास्क दैट यू थिंक यू डिड बिकॉज ऑफ योर सेक्स। अब यहाँ पे आप एक चुन सकते हो कोई भी दिन ये एक्टिविटी करने के लिए कह रहा है हमें। इसके बाद कह रहा है हमें कि जब भी मतलब आप एक ऐसा काम चुनो जिसको आप बदल सको, मतलब जो आपका अपोजिट सेक्स है उससे आप बदल दो, मतलब जो मेल है उसको फीमेल का काम दो, फीमेल है और उसको मेल का काम दो, और फिर ऑब्जर्व करो कि क्या अंतर है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड हाउ यू एंड अदर अराउंड यू फेल्ट अबाउट इट। तो ये ऑब्जर्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कहने का तीसरा जो है इसका वो कह रहा है यहाँ पे कि आप एक ऑटोमोबाइल शोरूम में जाओ, ठीक है, विद द मेंबर ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो जो आपका अपोजिट सेक्स है उसके मेंबर के साथ, और इसमें भी ऑब्ज़र्व करो आप कि कैसे जो शोरूम में जो स्टाफ है वो बिहेव कर रहे हैं। ऑब्ज़र्व करो इस चीज़ को कि आपके साथ और जो अदर मतलब आपके साथ है जो अपोजिट सेक्स है आपका, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, कैसा बिहेवियर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन में यहाँ पे यही बता रहा है ये चीज़, ठीक है ना। तो मेनली यहाँ पे हमें दो चीज़ मतलब एक चीज़ बताया गया है, और इसमें पहले थ्योरी क्या होता है और क्या करता है ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा इतिहास पर नज़र डालते हैं कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी ऑफ जेंडर क्या है, इसमें क्या बता रखा है। तो इसमें बता रखा है कि भाई साइकोलॉजी ऑफ जेंडर है ना जो, ठीक है ना, उसका क्या प्रभाव है। तो यहाँ पे पहला फेज जो इसका इतिहास दिखा रहा है वो ये बताता है हमें कि रिसर्च जो है ना पहले किया गया वो केवल मेल पे किया गया, मतलब पुरुषों पे किया गया, और पुरुष ही उसमें रिसर्च करने वाले थे। और उन्होंने जब उसका रिसर्च का परिणाम आया तो पूरे आबादी पर उसका टेस्ट किया। यहाँ पे हुआ ये कि उन्होंने महिलाओं की इच्छा को तवज्जो नहीं दिया, महिलाओं को जांच करने का तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई महिलाएं भी है, ठीक है ना, और हम जो मतलब टेस्ट पुरुष पे कर रहे हैं या मैन पे कर रहे हैं उस टेस्ट को हम महिलाओं के लिए भी ठीक कैसे मान रहे हैं कि वो ठीक होगा उसके लिए भी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मतलब क्या था कि भेदभाव था यहाँ पे बता रखा है। और जैसे बताया जाता है हमारे समाज में कि मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसे मुहावरों से हम समझ सकते हैं। और भी होता है कुछ, ठीक है ना। तो क्या था, और एक और था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है मेल नॉर्मेटिव रिजल्ट इन द फ्लेम एजप्शन मेल बाय दैट लुक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो हाँ इसी चीज़ को हम समझ रहे थे। इस बॉक्स में लिखा हुआ है जैसे आप देख सकते हो कि कैन यू थिंक ऑफ कॉमन एडम्स फ्रेजेस यूज टू डिस्क्राइब मैन एंड वुमेन इन आवर सोसाइटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, मैन डोंट फील एनी पेन, एंड लड़कियां घर की इज्जत होती है, ठीक है ना, द ऑनर ऑफ द फैमिली लाइज विद द गर्ल। सो हेयर हम यहाँ पे क्या है कि हम समझ रहे हैं कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना, और इन एग्जाम्पलों से हमारा पूरा मतलब क्लियर होता है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो मैन है उनको ज़्यादा मतलब महत्व दिया गया, और वुमेन क्या है कि वहाँ पे मेजॉरिटी में नहीं रही। लेकिन जो टेस्ट है वो मैन और वुमेन दोनों के लिए था वो, ठीक है ना, वो दोनों पे टेस्ट के जो परिणाम आया उसके बाद दोनों पे यूज़ किया गया। बट इसी को यहाँ पे कंडम किया गया, मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि हमारा जो समाज है वो हमेशा पुरुषों को ऊपर रखता है और महिलाओं को नीचे रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैन हु इजली क्राई आर रिडिकुलेट।
तो मैन जो अचानक से रो देता है उसको क्या करते हैं कि हम ये एक ऐसे कहते मजाक उड़ाते हैं कि भाई ये तो स्त्री है, ठीक है ना, ये तो औरत है या ये तो वुमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो कैसे हमारे समाज में होता है। इसके बाद हम कुछ साइकोलॉजिस्ट के काम को भी ध्यान में या उस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं, जो है कि जैसे सिगमंड फ्रॉइड है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि ज़्यादातर अपने जो रिसर्च है जो भी है, इन्होंने फोकस जो है मेन फोकस इनका मेन पे था, मेल एक्सपीरियंस पे, और बहुत ही मतलब बिल्कुल भी नहीं वो कह सकते हैं वुमेन पे था। सिगमंड फ्रॉइड ने अपने फेमस जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा, जो कि उन्होंने मेल वुमेन के ऊपर सेम फ्रेमवर्क वुमेन के लिए भी लागू किया, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का वही तात्पर्य है कि वुमेन को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर दिखाया गया, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो बोरिंग थे उन्होंने कहा कि भाई वुमेन जो है वो पावरफुल जॉब्स के लिए अनसूटेबल है, ठीक है ना, उनको हम पावरफुल जॉब्स नहीं दे सकते, वो कर नहीं पाएंगी, एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे कैप्लिन थे, उन्होंने यहाँ तक किया कि ब्रेन के साइज का मतलब साइज को देखा और कहा, ये साबित करने की कोशिश की कि वुमेन जो है वो कमज़ोर होती है, तो इन्फीरियर होती है, ठीक है ना, और उनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उतना नहीं होता है, मैन के मुकाबले बहुत कम होता है, एंड सो ऑन। तो साइकोलॉजिस्ट भी हम देख सकते हैं कि ये सब इतने मतलब वुमेन को क्या क्या साइकोलॉजी में भी देखने को मिला, उनको कैसे नीचा दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रखा है। इसके बाद जो यहाँ पे कहानी दे रखी है ये वुमेन के संघर्ष की दे रखी है, जो उन्होंने संघर्ष किया, ठीक है ना। पहला उन्होंने इन सब चीज़ों के बावजूद भी, इतनी भेदभाव के बावजूद भी उन्होंने क्या किया कि 1894 में, ठीक है ना, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, वहाँ से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की साइकोलॉजी में। और उसके बाद क्या हुआ कि 1900 में उसके बाद जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया, ठीक है ना, कि जो बायोलॉजिकल कारण ये बताते थे उसको गलत साबित करने के लिए भी इन्होंने बहुत मतलब कोशिशें की। और जो न्यू फ्रॉइडियंस जो भी है इसको कहते हैं, सिगमंड फ्रॉइड के जो थे उनको ये उन्होंने कहा कि भाई हमें एम्फसाइज ऑन द रोल ऑफ कल्चर, सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर इन वुमेन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, लेस रिलायंस ऑन द बायोलॉजी। तो इन्होंने भाई इस पर कम ध्यान देने के लिए कहा, ठीक है ना। और भी अलग अलग चीज़ें इन्होंने कि इनको क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इनको माना नहीं जाता था कि ये बेहतर है, ठीक है ना, भले ही क्वालिफ़िकेशन होती थी, ठीक है। ऐसी घटना यहाँ पे हुई थी कि जब नौकरी पे रखना था तो उनके हस्बैंड ने उनको रिजेक्ट कर दिया और उनकी जगह पे किसी और को रखा, ठीक है ना, जो मेल था उसको रखा गया। एंड ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई यहाँ पे, यही बताने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद सेकंड फेज़ चालू हुआ और सेकंड फेज़ में क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें हुई, मतलब यहाँ पे महिलाओं को थोड़े से मतलब अधिकार मिले 1960 से 1970 के दशक में, ठीक है। उनको प्रवेश मिला इसमें साइंटिफिक साइकोलॉजी इंक्वायरी, एंड वुमेन वर एक्नॉलेज एज साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो एज सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी इंक्वायरी। और उसके बाद वुमेन का जो रोल मतलब वहाँ पे अमेरिका में ये चल रहा था, वुमेन आंदोलन चल रहा था, उसमें भी उनको कामयाबी मिली, ठीक है ना, और उस पर भी ध्यान दिया गया। उसके बाद वुमेन का रोल इसमें थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। और उसके बाद जेंडर पे जो है रिसर्च चालू हुई, ठीक है। तो और सेक्स और जेंडर पे जो भी है रोल है वो सब देखा जाने लगा। फिर उसके बाद
अलग अलग जो भी है डेवलपमेंट हुआ साइकोलॉजी में, इसमें वुमेन्स का भी रोल रहा आने वाले टाइम पे, और यही चीज़ सब बता रखा है इसमें, ठीक है ना। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हम इतने से में ही लिख सकते हैं पूरा आंसर, क्योंकि हमें ये सारा जो है कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सेकंड फेज़ तक ही हम अगर पढ़ें तो इसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा क्या चेक करेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ इन द यूएस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जो भी है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इन सब के, तो सार फोकस द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इनक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन। मैनी साइंटिस्ट बिगिन टू एक्सप्लोर द रूट्स कॉज फॉर एंड मेन स्ट्रीम एंड सोशल वुमेन साइकोलॉजी एस्टेब्लिश, इतने में इस्टेब्लिश हुआ ये, ठीक है। और गिव स्कोप फॉर साइकोलॉजी टू ब्रिंग वुमेन इशू इनटू द फोर, तो वुमेन इशू को भी उठाया गया। उसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन डिवीज़न 35 डिवीज़न ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन इन 1973, इसकी 1973 में, और सेवरल एकेडमी वर्क इमर्ज ड्यूरिंग द सेकेंड फेज लाइक। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं इस सब चीज़ को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना चाहता। मैनी कॉलेज स्टार्टेड ऑफरिंग कोर्स इन द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन एंड जेंडर, बहुत सारे कॉलेज ने स्टार्ट कर दिया इसको शुरू करना, ठीक है। और साइकोलॉजी के अंडर द लेस विद एन इंटेंस फोकस ऑफ द स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग, सेक्स बायस विद डिसिप्लिन। तो ये सब चीज़ें कम होने लगी अब थोड़ी सी, ठीक है ना। वुमेन का अस्तित्व थोड़ा सा अस्तित्व में मतलब आने लगा, ठीक होने लगा उनका जो सिचुएशन था, और उसी सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इतने में मुझे लगता है कि हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री और साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। ऐसा नहीं है कि इसमें वो मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो हमें सारी चीज़ें लिखनी है, हमें उतना ही लिखना है जितने में मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, आंसर कंप्लीट हो जाए। अगर 20 मार्क्स का है तो मे भी हमें ज़्यादा 2 या 2.5 पेज लिखना होगा, ठीक है ना। तो 2 पेज अगर हम लिखते हैं तो भी ठीक है, ठीक है। और इतना आंसर उसमें कंप्लीट हो सकता है, जिसमें हम और भी ज़्यादा थोड़ा सा अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हैं इसमें, ठीक है।